हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं पार्ट 1 बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम अपने इस चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड और क्लास 4 के रिलेटेड। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इसके रिलेटेड तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिलेटेड जितने भी क्विज़ जो हम स्टार्ट करें टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरा JKSSB के अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी टेलीग्राम पे ग्रुप है, और JKSSB क्लास 4 के नाम से भी अकाउंट असिस्टेंट उसके क्लास 4 के लिए टेलीग्राम ग्रुप है। तो आप हमें ज्वाइन करते हो स्टडी मटेरियल और क्विज़ेस के लिए, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कि फॉर्मेशन कैसे हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि 1947 से पहले इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था। किसका रूल था? ब्रिटिश का रूल था। ब्रिटिश से पहले मुगल्स थे, ठीक है, और भी बड़े सारे हुए। तो हमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो फॉर्मेशन हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आइडिया कहाँ से आया। तो सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले एक आइडिया आता है। तो वो आइडिया आया, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो वो दिया MN रॉय ने। तो डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किसने दिया इसका आइडिया, किसने दिया। तो आप आंसर कर सकते हो कि MN रॉय ने। उसके बाद क्या हुआ 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है वो इसको डिमांड किया, ऑफिशियली डिमांड किया, ब्रिटिश के सामने इसको रखा कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद का चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हुआ 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने एक फ्रेम बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं चाहिए, ठीक है। इसी बिहाफ में उन्होंने दिया कुछ। तो उसके बाद 1940 में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, इसको उनके इस प्रस्ताव को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। किसमें? अगस्त ऑफर में इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ये मतलब कि कौन से जो ऑफर है उसमें एक्सेप्ट किया गया इसको। तो अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट है हमारा 1946 में क्या हुआ कि फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो बनी और फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कौन से मिशन के अंदर बनी? वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो तब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तब क्या था इंडिया में? एक तो प्रिंसिपली ऑपरेटेड स्टेट्स थी। प्रिंसिपली ऑपरेटेड स्टेट कौन सी होती हैं? जो मतलब जो किंग्स रूल करते थे, जिसमें इंडिया के जो लोकल किंग्स थे वो रूल करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल किनका होता था? ब्रिटिशर का होता था, ठीक है। और दूसरी हमारी होती थी ब्रिटिश ऑपरेटेड स्टेट्स। तो ब्रिटिश ऑपरेटेड स्टेट्स हमारी वो होती थी जिनमें डायरेक्टली किनका रूल होता था? ब्रिटिशर का रूल होता था, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई तब वो बनाई गई पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से कि 10 लाख पीपल को एक मेंबर प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन होगी, पीपल्स होंगे, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। तो तब उस हिसाब से उन्होंने टोटल स्ट्रेंथ कितनी बनाई उसकी? 389, जिसमें 296 जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो प्रिंसिपली ऑपरेटेड स्टेट्स थे, सॉरी ब्रिटिश कंट्रोल स्टेट्स से थे। और जो 93 थे ये थे रिप्रेजेंटेटिव जो थे ये थे प्रिंसिपली ऑपरेटेड स्टेट्स से। तो जो प्रिंसिपली ऑपरेटेड स्टेट्स थी इन्होंने डिनाई कर दिया कि हमें इसमें भाग नहीं लेना है। जैसे ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया को छोड़ के जाएंगे तो हम अपनी स्टेट्स को खुद चलाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्ट नहीं लिया। तो टोटल मेंबर कितने रह गए? 296। तो आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि टोटल मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? तो वो 389 नहीं थे, वो थे 296। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में पजल कर सकता है, तो आपको पजल नहीं होना है।
उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हिंदूज थे, मुस्लिम थे, सिख्स थे, इवन के उसमें 9 वुमेन्स भी थी। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट, तो फर्स्ट मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब बन गई, उन्होंने अपना काम करना है, तो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग की। फर्स्ट मीटिंग कब की? 9 दिसंबर 1946 को। तो तब के जो सीनियर मोस्ट पर्सन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, तो उनको क्या प्रेसिडेंट बनाया गया, एज ए प्रेसिडेंट उनको बनाया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया उनको। ठीक है, उसके बाद हुई सेकंड मीटिंग। सेकंड मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हुई वो 2 दिन बाद हुई। कितने दिन बाद हुई? 2 डेज के बाद हुई। तो जो 2 डेज के बाद जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 1946 को हुई। तो उसमें उन्होंने क्या किया गया, उनको प्रेसिडेंट रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, नॉम मतलब बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को, और एडवाइजर बनाया गया बी.एन. राव को। तो ये क्वेश्चन इनमें तीनों में से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट और एडवाइजर। एडवाइजर पे क्वेश्चन आ सकता है कि एडवाइजर किसको बनाया गया, तो आपको इसको याद रखना है कि बी.एन. राव को एडवाइजर बनाया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं कि जो थर्ड मीटिंग हुई वो दो दिन बाद फिर से थर्ड मीटिंग हुई, 13 दिसंबर को हुई 1946 को। तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है वो प्रेजेंट किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने बताया गया कि जो फिलॉसफी क्या होगी कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, जो फिलॉसफी चलेगी वो क्या चलेगी, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक प्रोवाइड किया गया, मतलब एक लाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको डिवाइड किया गया। देन क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब बहुत सारे मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो बड़े सारे काम करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, तो उसके लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई और कमेटीज़ के चेयरमैन बनाए गए। तो चलो हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या कमेटीज़ बनाई गई। सबसे पहले बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम था, इनका काम था कि ड्राफ्ट तैयार करना है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, उसके बाद यूनियन पावर कमेटी बनाई गई, वो उसके है चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, इसके भी जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो स्टेट कमेटी बनाई गई, उसके भी जो चेयरमैन थे वो पंडित नेहरू जी थे। तो उसके बाद बनाई गई एडवाइज़र कमेटी बनाई गई, जिसके एडवाइज़र कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़। तो एक एडवाइज़र कमेटी बनाई गई जो फंडामेंटल राइट्स को देखेगी, मिनॉरिटीज़ को। तो उसके जो हेड बनाए गए वो बनाए गए सरदार पटेल जी, इसके चेयरमैन बनाए गए। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, उसके भी जो चेयरमैन थे वो सरदार पटेल जी बनाए गए। उसके बाद स्ट्रीमिंग कमेटी बनाई गई, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बनाई गई। तो स्ट्रीमिंग कमेटी के भी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के भी वह जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो आपको इन सबको ये नाम याद रखने हैं कि कौन कौन चेयरमैन था इसका। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, तो देन जो टाइम पीरियड लगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने में जो टाइम लगा तो वो कितना था? वो था 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। अगर आप इसको गैस करोगे तो ये थे 3 ईयर से 12 दिन कम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन आपका एग्जाम में इस टाइप में भी आ सकता है और इस टाइप में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखने की 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ठीक है, उसके बाद है एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया और एनेक्टेड किया गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम रिपब्लिक डे जब मनाते हैं तो वो आता है 26 जनवरी 1950। तो इसमें क्या हुआ, एनफोर्समेंट की जब किया गया तो वो किया गया हमारा 26 जनवरी 1950 को।
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किया गया, एनफोर्स किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो तो इनको इसको 26 जनवरी को ही एनफोर्स क्यों किया गया, तो इसके पीछे भी एक मतलब मोटिव था कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया इंटरनेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, आपको इसके बारे में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो ऐसे कि इंडिपेंडेंस डे को मनाया जाता गया। सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था वो मनाया गया था 26 जनवरी को। तो मतलब फिर उसके बाद हर साल इसको मनाया जाता था। तो इसलिए इसी मतलब चीज़ को उन्होंने किया कि 26 जनवरी को ही हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू करेंगे, उसको एनफोर्स करेंगे। तो इसीलिए तो उसके बाद हुई लास्ट मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950 को, मतलब 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने से पहले 2 दिन मीटिंग हुई। तो लास्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो उसमें किया गया कि सिग्नेचर्स किए गए, जितने भी कमेटी के मेंबर्स थे सभी ने सिग्नेचर किए हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है उस पर, तो आप उस पर देख सकते हो। उसके बाद नेशनल एंथम जो हमारा है जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, तो उस पे वो सिलेक्ट किया गया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम सिलेक्ट किया गया हमारा। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको सेलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स में आया तब उसमें थे 395 आर्टिकल्स थे, 12 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे, जो लेटर ऑन इनमें चेंज हुई हैं थोड़ी बहुत। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या चेंजेस हुई, कितने कितने ये बढ़े, कितने कितने ये घटे। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो साइलेंट फीचर हैं वो पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो थोड़ा बहुत नेक्स्ट पार्ट रहता है उसका वो पढ़ेंगे, सोर्सेज पढ़ेंगे, परमिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे भी वीडियो बनाऊंगा मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही आपको ये वीडियो मिल जाए तो आप इसको वीडियो को देखिए। शाम को हमारा क्विज़ होगा 10 बजे, तो आप इन सब वीडियोस को देखिए, जितनी भी मैं वीडियोस आज अपलोड कर सकूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सारी की सारी वीडियो आज अपलोड कर दूँ, आप लोग देख लीजिए। तो कोशिश करूँगा कि पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।